था पहला चैप्टर क्लास में पढ़ा था, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। और ये बीए का जो सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपका फर्स्ट पेपर है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। उसी के तहत हम ये पहला यूनिट देख रहे हैं। 8 यूनिट है टोटल। तो इसमें हम जो हमारा पहले टॉपिक है उसका मीनिंग समझते हैं। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले समझिए, लोकतंत्र से तो आप सभी परिचित हैं। लोकतंत्रीकरण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये शब्द सभी जानते हैं। उत्तर औपनिवेशिक क्या है, कई बच्चों ने पूछा था। तो देखिए, औपनिवेशिक जो शब्द है ये उपनिवेश से बना है, ठीक है। और उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। तो उत्तर का यहाँ पे क्या मतलब है? बाद। पोस्ट कोलोनल इरा में भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया कैसे जो है हुई थी, कैसे आरंभ हुई थी, यानी आज़ादी के बाद। उत्तर औपनिवेशिक, दो शब्द आप देखते हैं कभी कभी। अगर ये होता पूर्व औपनिवेशिक तो गुलामी से पहले, और उत्तर औपनिवेशिक का मतलब है कि गुलामी का जो काल था, जो औपनिवेशिक काल था, जिस काल में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था, उसके बाद भारत में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हुई, जो भारत में लोकतंत्र का विकास हुआ, वो किस प्रकार हुआ। यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे डेवलप हुई। तो इसका मीनिंग समझ गए आपका जो शीर्षक है उत्तर औपनिवेशिक भारत में, यानी जो 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे डेवलप हुई। तो 1947 में हम आज़ाद हो गए, और उससे पहले संविधान के निर्माण के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने कि हमारे संविधान का निर्माण किया। फिर देखते हैं कि संविधान जो है, चूँकि हम गुलामी में रहे थे, तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान बना उसमें हमारी स्वतंत्रता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया, क्योंकि हम गुलामी से स्वतंत्र हुए थे। अतः हमें हर जगह इस बात का ध्यान रखना था कि हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारी स्वतंत्रता को कोई क्षति ना पहुँचे। लोकतंत्र को हम हर तरीके से मजबूत बनाना चाहते थे। तो वो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। तो सबसे पहले तो एक संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, ताकि संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी राजा का या किसी अमीर वर्ग का शासन ना हो, कोई किसी का शोषण न करे, सबको समान स्वतंत्रता हो, सबके लिए कानून समान हो। तो इसके लिए सबसे पहले एक संविधान की ज़रूरत होती है, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी। तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया भी, और जो संविधान का सार है वो प्रस्तावना को माना जाता है। और आप देखते हैं कि प्रस्तावना की पहली लाइन शुरू होती है हम भारत के लोग, और आखिरी लाइन है कि हम संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि भारत में जो संविधान लागू हुआ है उसको भारत की जनता ने सहमति दी है, उसको भारत की जनता ने स्वीकृति दी है। यानी भारतीय संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है, लोगों ने उसको अपनी सहमति दी है। संविधान तो बन गया, लेकिन कोई निरंकुशता न हो, कोई उसका दुरुपयोग न करे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए कई सारे उपाय किए गए। जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया, निष्पक्ष बनाया गया, ताकि अगर जनता के किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय जाएं तो उनको एक निष्पक्ष न्याय मिले। और फिर इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ताकि क्या हो, शक्तियों का विभाजन हो, केंद्र और राज्य के बीच सारी शक्तियाँ केंद्रित ना रहें, शक्तियाँ जो है वो सेंट्रलाइज ना रहें, डिसेंट्रलाइज रहें। क्योंकि जब भी कभी शक्ति एक हाथ में केंद्रित होती है तो शक्ति के निरंकुश होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर लोकतंत्रीकरण की ही प्रक्रिया में हम आगे देखते हैं कि संसदात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। अब हमारे वहाँ लोकतंत्र में संसदात्मक लोकतंत्र को ही क्यों अपनाया गया। तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद को कौन चुनता है? लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। तो इस प्रकार सरकार देखा जाए तो इनडायरेक्टली जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। आप देखते हैं कि भारत में जो है संसदात्मक लोकतंत्र है, यानी जो सरकार होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और विशेष रूप से संसद में 2 सदन तो होते ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो हमारी सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा यानी लोगों की सभा, जिनके सदस्यों को लोगों ने चुन करके भेजा है। साथ ही इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार
दिया गया। यानी सार्वभौम का मतलब सभी वयस्कों, सार्वभौम और वयस्क यानी जो भी वयस्क हैं, जो इनकी भी आयु 18 साल हो चुकी है, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के मतदान का अधिकार दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे विकसित देश भी हैं जहाँ पे पुरुषों को तो दिया गया, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में 300 साल लग गए। जैसे ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे 1600 में वहाँ पे मान लीजिए गौरवपूर्ण क्रांति हुई और महिलाओं को अधिकार मिला 1928 में। तो कितना टाइम लग गया। जबकि हमारे वहाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हो गया, तो सभी को बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात रहित सभी को जो है वयस्क मतदान का अधिकार दिया गया। साथ ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। यानी लोकतंत्र को, लोगों की स्वतंत्रता को, लोगों की जो है लोगों की स्वतंत्रता को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु वो सारे उपाय किए गए जो जरूरी थे। फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के आयाम, ये भी हमारे पहले यूनिट में है। लोकतंत्र के आयाम और स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक। यानी कि उत्तर औपनिवेशिक काल में, यानी जो उपनिवेश काल था, जो गुलामी के काल था, उसके बाद हम आज़ाद हुए, तो कौन से ऐसे तत्व थे जिसने हमारी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। वो सामाजिक कारक कौन से थे, वो आर्थिक कारक, वो राजनीतिक कारक। तो कौन से, इनने किस प्रकार से हमारी लोकतंत्रीकरण को शेप दिया। तो देखिए, क्यों हमने जो है समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, हमने पूंजीवाद को क्यों अपनाया, क्यों नहीं अपनाया। क्योंकि देखिए, पूंजीवाद में क्या होता है कि निजीकरण ज़्यादा होता है, निजी स्वामित्व ज़्यादा होता है, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हों, कंपनियाँ हों, बड़े उद्योग हों। तो इससे निजीकरण से क्या होता है कि सामाजिक हित का ध्यान नहीं रखा जाता है। निजी जो भी चीज़ें होती हैं निजीकरण में, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने जो है लाभ के लिए प्रेरित होकर कार्य किया जाता है, न कि संपूर्ण समाज के लाभ को देख करके। तो इसलिए हमारे वहाँ समाजवाद को अपनाया गया, जिसमें क्या किया जाता है कि संपत्ति पे राज्य का तो नियंत्रण होता है, लेकिन राज्य संपत्ति का प्रयोग संपूर्ण समाज के हित में करता है। साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया था, हमारा आर्थिक दोहन किया था। राजनीतिक रूप से लोग इतने अधिक जागरूक नहीं थे, अशिक्षा भी बहुत थी। ठीक है। इसके अलावा हमने संघात्मक व्यवस्था को इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी, बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एक जगह से शासन करना पॉसिबल नहीं था, और संसदात्मक शासन अपनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सरकार उत्तरदायी रहे, निरंकुश न बने। हमने गुलामी झेली थी, हमने गुलामी की बेड़ियों की पीड़ा सही थी। तो ये सारी चीज़ों ने हमारे लोकतंत्र को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब हम लोकतंत्र के आयामों को देख लेते हैं। तो देखते हैं लोकतंत्र के आयाम की बातें करें तो सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, धार्मिक लोकतंत्र, इस तरह के लोकतंत्र के आयाम देखते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब कि सामाजिक आधार पे भी जो है लोकतंत्र होगा, यानी लोगों के पास समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो देखते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें 14 में कहा गया है कि राज्य जो है सबको कानून का समान संरक्षण देगा, कानून का शासन होगा। किसी के साथ 15 में कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में, चाहे वो अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, सबके लिए कानून एक समान होंगे। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत, जो अस्पृश्यता होता है कि नहीं हम उच्च जाति के हैं तो कोई निम्न जाति का है, या हम निम्न जाति के हैं, तो ये छुआछूत जैसी चीज़ों को दंडनीय अपराध बताया गया। तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया, संपत्ति का अधिकार बनाया गया। डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें यह व्यवस्था की गई कि जो है जो भी संपत्ति है राष्ट्र की, चाहे वो पूंजी के रूप में हो, पैसे और धन के रूप में हो, चाहे वो एसेट हो, जैसे आप उसको एसेट में कह सकते हैं सोने की खाने, कोयले की खाने, या जो भी खनिज लवण है या जल है, जितने भी हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, एसेट हैं, चाहे संपत्ति है, उनका राज्य इस प्रकार से प्रयोग करेगा जिससे उसका संपूर्ण सामाजिक हित में प्रयोग हो और संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, न कि केंद्रीकरण हो। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन और संपत्ति केंद्रित ना हो, बल्कि संपूर्ण समाज के हित में उसका प्रयोग हो। तो सामाजिक लोकतंत्र की बातें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में दिखाई देती हैं।
फिर हम देखते हैं आर्थिक लोकतंत्र, यानी आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक आधार पे जो है हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है नौकरी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि पुरुष और महिला सबको समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करेगा राज्य। वहीं आर्टिकल जो 16 है वो भी कहता है, क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। और जब सरकारी नौकरियों में जब भर्ती होगी तो वहाँ पे किसी के साथ जन्म, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग, इन सब आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी एक तरीके की लोकतंत्र की, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। आर्थिक आधार पे, धन के आधार पे, गरीबी अमीरी के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सभी को समान रूप से राजनीतिक सहभागिता का अधिकार होगा। और ये कहाँ दिखता है? सार्वभौम और वयस्क मताधिकार में। साथ ही सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो एक अर्हता बनाई गई है, योग्यता की आपकी उम्र 21 कह रही हूँ, पंचायती राज में होता है। इन जनरल आपको अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा में आप यदि उठना चाहते हैं तो आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। तो इसमें लेकिन यह है कि किसी को भी चुनाव लड़ने का या मतदान में भाग लेने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। धार्मिक लोकतंत्र, धार्मिक आधार पे, यानी धार्मिक लोकतंत्र का मतलब है कि धार्मिक आधार पे आपसे कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। धार्मिक लोकतंत्र की जो भावना है वो हमारी प्रस्तावना में भी दिखती है। आप देखते हैं कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द रखा गया है, जिसका मतलब है कि धर्म के आधार पर राज्य आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही आप देखते हैं कि राज्य का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है, अपना कोई राज्य धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। और दूसरे आप देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक क्या किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक प्रचार प्रसार को लेकर आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा पहला यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर लिया। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया तथा लोकतंत्र के आयाम और स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक क्या हैं और लोकतंत्र के आयाम क्या क्या हैं। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।